नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका वी विनर्स एज चैनल पे। मैं रजनीश मिश्रा और आज बहुत लोगों के कहने के बाद और कई बार सोचने के बाद मैंने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है आपके लिए ये। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे यूपीएससी जो विज्ञापन संख्या 51 आ रही है अब हमारे सामने, एग्ज़ाम शायद लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं दिसंबर या जनवरी तक का, जनवरी ही मान लीजिए। तो ये जो परीक्षा हमारे सामने आ रही है उसमें सफलता प्राप्त की जा सके। अच्छा, यहाँ सफलता से मेरा क्या मतलब है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि दो तरह से देखा जाता है परीक्षा में। या रैंक प्राप्त करने को सफलता माना जाता है या सिलेक्शन को सफलता माना जाता है। तो मैं दो तरह की वीडियो बनाऊँगा। पहला ये जो मैं बना रहा हूँ ये शुरुआती वीडियो है, ये उन लोगों के लिए है जो सिलेक्शन पाना चाहते हैं। ये रैंक वाली बात नहीं हो रही है, केवल यहाँ पे चयन की बात हो रही है। चयन भी आसान नहीं है, सीटें 30 के आसपास ही हैं, आप जानते ही हैं जनरल कैटेगरी की। और ओवरऑल मिला कर के भी 50 से काफ़ी कम सीटें हो गई हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। रिपीट कैंडिडेट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं जो वेटिंग में हैं या जिनको अच्छी जगह नहीं मिला है चयन, तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो सिलेक्शन भी बहुत आसान काम नहीं है। ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे उन दो तरह के लोगों के लिए बनाया है। एक, या तो जो पहली बार इस बार ही अपीयर हो रहे हैं, या दो जो पिछली बार अपीयर तो हुए थे लेकिन 60 से कम ही प्रश्न उनके सही हो पाए थे। तो भाई आप दोनों प्रकार के लोगों के लिए पहला प्रश्न ये है कि सिलेक्शन कैसे पक्का किया जाए। रैंक की बात तो बाद में करेंगे, तो ये पहला वीडियो है, ये आपके लिए ही है। तो हमारा उद्देश्य यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 में रिटन कॉल नहीं, फाइनल सिलेक्शन है। कैसे करवाते हैं, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली ज़रूरत तो ये है भाई कि जो ऑब्वियस भी है कि आपने एमए किया ही है कहीं अच्छी जगह से और 55% मार्क भी हैं आपके साथ में, या तो आपने नेट किया है या पीएचडी की है। तो 55% के साथ यदि एमए आपने किया है, बढ़िया है, उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। कारण ये है कि एमए का जो सिलेबस होता है बहुत अच्छा होता है, यूनिवर्सिटीज़ बैलेंस सिलेबस बनाती हैं। बात बस ये है कि आपने उस एमए को अच्छी तरह से किया हो। यूपीएससी का प्रश्न पत्र आप लोग देख रहे होंगे कैसा होता है। कई बार टेक्स्ट के अंदर से घुस के क्वेश्चन पूछते हैं, लाइन पूछ लेते हैं, ऐसा थीमेटिक क्वेश्चन पूछते हैं जो समरी कवर ही नहीं कर पाता है। अब अभी चल रहा है आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 महीना, 2.5 महीना, 2.5 महीने में कोई यूपीएससी में सिलेबस में जा कर के उसके सारे टेक्स्ट तो पढ़ नहीं लेगा, बात एकदम पक्की है। उसमें भी कम से कम नॉवेल्स जो इतने सारे हैं, एक मिडिल मार्च ही अकेले ही 900 पेज के ऊपर चला जाएगा, तो कैसे पढ़ा जाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बस बात ये है कि पहला प्रीरिक्विजिट है जिसके साथ हम शुरू कर रहे हैं कि आपने अच्छी तरह से ईमानदारी से एमए किया हो। इसका अर्थ ये है कि आपने गाइड बुक से पढ़ के एमए नहीं किया हो, आपने जो टेक्स्ट प्रेस्क्राइब थे सचमुच में उनको पढ़ा हो, उन पे नोट्स बनाए हों और उनकी तैयारी की हो। अगर ये किया है तो आपका काम हो गया है आसान, नहीं किया है तो कठिनाइयाँ आती रहती हैं, आती रहेंगी। थोड़ा सा फिर मतलब सेटबैक है, डेफिनेटली है। जिसने अच्छा एमए किया है, पहली ही बार क्यों नहीं अपीयर हो रहा है, उसके होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। कारण ये है उसको ऐसी ऐसी चीज़ें हैं उसकी पढ़ाई से, जो उसने टेक्स्ट पढ़ा है पहले, ऐसी ऐसी चीज़ें याद आएंगी जिससे उसको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो भाई जो पहली बार वाले हैं और अच्छे से एमए किए हैं, बधाई हो आप लोगों को, काफ़ी काम आपका हो चुका है। आपको पता ही नहीं था जब आप वो अच्छा काम कर रहे थे, पर आपने एक बहुत अच्छा काम किया, आपने टेक्स्ट पढ़ा है। जिन्होंने टेक्स्ट नहीं पढ़ा है उनके लिए फिर ट्रिक्स हम बाद में बात करेंगे, पर अभी हम मान लेते हैं कि 55% तो मार्क्स हैं, टेक्स्ट आपने पढ़ा है, एमए अच्छी तरह से किया है। दूसरी चीज़, या तो पीएचडी है या नेट है। जिनके पास नेट है उनके पास उनके नोट्स होंगे। साथ ही साथ दो तीन चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। एक तो एचईएल का बेसिक्स उनका अच्छा होगा, दूसरा एमएच एब्रम्स की ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स उनको काफ़ी कुछ याद सी होगी, तीसरा क्रिटिसिज्म वाला पोर्शन उन्होंने अच्छे से किया होगा एक अच्छी किताब से। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पीटर बैरी भी उन्होंने पढ़ी हो, और प्रमोद नायर वाली जो किताब है वो भी उन्होंने थियोरी वाली पढ़ी हो। मटेरियल आप उसके साथ और भी अगर जोड़ना चाहते हैं कुछ और यूनिट्स के लिए, तो एक तो आपके एमए का सिलेबस का आपके पास नोट्स वगैरह है ही, कंटेंट है, साथ में इग्नू का भी बहुत सारा मटेरियल फ्री अवेलेबल है,
आराम से पाया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उससे अच्छा मटेरियल नहीं होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो मिल जाता है, तो आप उसका उपयोग करेंगे। पोइट्री के लिए, केवल ब्रिटिश पोइट्री के लिए नहीं, पूरे सिलेबस में जितनी भी पोएम्स हैं, दो तरह की हैं। एक जो 1 से लेके 3, 4, 5 पेज में प्रिंट आउट निकला जिसका, और 2 बड़ी बड़ी पोएम्स जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट, जैसे कि फेरी क्वीन, तो उसमें एक बुक या एक कैंटो प्रिस्क्राइब्ड है, या प्रिल्यूड हो गया। इतनी बड़ी बुक का प्रिंट आउट नहीं निकाला जाता। ये आपके पास जो एमए का मटेरियल रखा हुआ है उसमें ही टेक्स्ट रखा हुआ है। द वेस्टलैंड फिर से आप चाहें तो एंथोलॉजी में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेकिन जो बड़ी किताबें हैं उनका प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। तो करना क्या है, एक अलग से एंथोलॉजी बनेगी जिसमें पूरे सिलेबस के हर यूनिट में जितनी भी पोएम्स हैं वो सब की सब कॉपी पेस्ट होंगी, और आप उनका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकालेंगे। दूसरी एक एंथोलॉजी प्रोज की बनेगी। प्रोज मतलब नॉवेल को छोड़ते हुए, और शायद जो मोटी मोटी किताबें हैं उनको छोड़ते हुए, जो ऐसे टाइप का है ना 4-5 पेज वाला, जितना भी ऐसे या लेक्चर या स्पीच टाइप के टेक्स्ट हैं उन सबको पकड़ लीजिए, ठीक है। जैसे ब्रिटिश प्रोज वाला हो गया या न्यू इंग्लिश लिटरेचर वाला हो गया, इनमें जितने प्रोज पीसेस हैं उन सबको एक जगह पेस्ट करके एक एंथोलॉजी उसकी बनेगी। तो 2 एंथोलॉजी बनानी है यूपीएचसीएससी के लिए। आपके पास पहले से नहीं है क्योंकि इनमें बहुत से टेक्स्ट नए होंगे, बहुत से टेक्स्ट इधर उधर से आए होंगे, कुछ आपने इलेक्टिव्स नहीं लिए होंगे या पढ़ा नहीं होगा, तो वो सब बनाना है। आप जानते हैं कि प्रोज और पोइट्री के अंदर से घुस के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको ठीक से करना बहुत ज़रूरी है। तो हम एंथोलॉजी 1 बनाएंगे पोइट्री की कंबाइंड, एंथोलॉजी 2 बनाएंगे प्रोज की, वो भी कंबाइंड। ये तो हो गया कच्चा काम। ये यूपीएचएससी का अभी नोट्स बनाना हम शुरू नहीं किए हैं, अभी सिर्फ मटेरियल जुटा रहे हैं। तो आपके पुराने जो मटेरियल है, नोट्स वगैरह, वो जुटा लिए। नेट का अगर आपने किया था तो उसका भी किताब उताब सब इकट्ठा कर लिए। अच्छा, नेट के नोट्स इसमें ज़्यादा काम नहीं आने वाले हैं। नेट का जो पैटर्न है यूपीएचएससी का पैटर्न है काफ़ी अलग है। कुछ क्वेश्चंस या सिलेबस ओवरलैप कर सकता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो किताबें सारी आपने जुटा ली, मटेरियल सारा आपने जुटा लिया, कच्चा काम सारा हो गया। अब क्या करना है, अब एक्चुअल यूपीएचएससी फोकस की तैयारी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो शुरू करनी है। तो ये माना जा रहा है कि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब आपकी मेरी सामने सामने बात ये हो रही है, तो ये इस पॉइंट तक आप ये सारा मटेरियल जुटाने वाला काम कर चुके हैं। सिलेबस का प्रिंट आउट या पीडीएफ आपके पास है। क्वेश्चन पेपर भी शायद अगर है, हो सकता है तो आप डाउनलोड कर चुके हैं। नहीं डाउनलोड कर चुके हैं तो फिर मैं आपको दे दूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर भी आपके पास है, ये माना जा रहा है। एक अच्छा काम करिए, प्रश्न पत्रों का 46, 47 और 50 तीनों का प्रिंट आउट निकाल डालिए। सिलेबस का भी, जीएस का अलग से और इंग्लिश का अलग से प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अच्छा, मैं जीएस की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ केवल अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ। जीएस के लिए मुझसे बेहतर और मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं। मेरा तो मैं बोलता ही रहता हूँ कि भाई 20 वाला रेंज कभी पार ही नहीं किया है, ठीक है। तो जीएस में मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, बेसिक थोड़ी बहुत बात हम बाद में कर सकते हैं, पर मैं कोई विद्वान नहीं हूँ जीएस का। मेरा हुआ है क्योंकि अंग्रेजी में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया था, और अंग्रेजी की ही सलाह मैं आपको दे रहा हूँ। तो भाई पेपर आपके पास हैं तीनों, सिलेबस आपके पास है। अब करना क्या है, देखिए, सबसे पहला काम आपको ये है फोकस करने के लिए यूपीएचएससी के लिए, कि सिलेबस आपको बार बार देख कर अपने दिमाग में बैठा लेना है। ये इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट हैं। इन 10 यूनिट में पहले यूनिट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब टॉपिक हैं। उन सब टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक हैं। वहाँ तक का आपके दिमाग में लॉजिकली वो पूरा स्ट्रक्चर सिलेबस का बैठ जाएगा। अब आप जब पेपर एनालाइज करेंगे तो सिलेबस के किस पोर्शन से किस प्रोपोर्शन में कैसा आता है, आप एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कुछ क्वेश्चन सरफेस लेवल के होते हैं, कुछ क्वेश्चन डीप कॉन्सेप्चुअल लेवल के होते हैं, सब आपके पास होना चाहिए। उसका ये अंदाज़ा नहीं होगा तो कहाँ तक जाना है, तैयारी कैसे होगी। अब जैसे आज जीडीसी की तैयारी, नेट की तैयारी और यूपीएचएससी की तैयारी एक तरह से थोड़ी ना होगी, तो अलग अलग तरह से होगी। तो उसके लिए आपको बाकायदा सिलेबस लेकर के और क्वेश्चन पेपर से टैली करते हुए किस डेप्थ और किस विड्थ तक जा रहे हैं, उसका आपको बनाना पड़ेगा नोट्स। मटेरियल आपके पास है, ये आपने सब नोट डाउन कर लिया। मैंने एनालिसिस भी किया है पैटर्न वगैरह का, आप वेबिनार वगैरह में देख सकते हैं, तो वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। और सिलेबस पर भी बातचीत हुई थी, और क्वेश्चन पेपर भी हम बातचीत करते रहते हैं। इनफैक्ट यूनिट वाइज भी बात करते रहते हैं, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अपना एनालिसिस होना ज़रूरी है। मेरा एनालिसिस आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन मुख्य रूप से आपका बेस जो बनेगा खुद के एनालिसिस से बनेगा। ये सारा आपने कर लिया, सिलेबस आपके दिमाग में अब एकदम बैठ गया, सिलेबस आपको पूरा ऊपर से नीचे आगे से पीछे सब याद है।
क्वेश्चन पेपर में अरे वो फला क्वेश्चन वहाँ आया था, फला क्वेश्चन यहाँ था, ये सब काम आप कर चुके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गेस कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोड को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक खास बात है, 46 में देखिएगा और 47 में जो सिलेबस है उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, और इंस्ट्रक्शन में दिया है कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस को जो है अवॉइड किया जाए। तो आप देखिएगा इंस्ट्रक्शन को पैरेलल किया गया क्वेश्चन पेपर में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार भी इंस्ट्रक्शन जाएगा या गया होगा, पर कोई लॉजिक होता है पेपर का, हमेशा होता है, और वो लॉजिक हमें समझना है, तभी कोड को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटर आपके स्ट्रांग ही हैं, अच्छे ही हैं। तो तैयारी के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब आपके पास दिमाग में सारा मैटर तैयार हो चुका है कि भाई इस तरह से अब हमें नोट तैयार करने हैं और इस डेप्थ और विड्थ तक तैयार करना है। अब आ गया असली काम, जो अब आज 4-5 दिन के अंदर जो है पूरी तरह से आप एकदम जुट जाइए इस काम को करने में, और 1 महीना लगाइए इसमें, ज़बरदस्त नोट्स बनाइए। हर एक टॉपिक को पूरा कवर करते हुए, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का फोकस लगातार बनाए रखते हुए अच्छे से नोट्स बनाइए। और वो नोट्स जब आपका बन जाएगा, मतलब ये अभी 10 तारीख है अक्टूबर की, 10 नवंबर से पहले आपका नोट्स तैयार हो जाना चाहिए। दिन रात काम करिए, जो भी करना है करिए, वही आपको करना ही है। या अगर आप में से कुछ लोग हैं जो PhD किए हैं, नेट देना चाहते हैं, या JRF के लिए नेट देना चाहते हैं, तो 13 तारीख के बाद आप लोग फ्री हो ही जाइएगा। तो 13 अक्टूबर से 13 नवंबर तक में आप नोट्स पूरा तैयार करिए, अच्छे से तैयार करिए, दिमाग ला के तैयार करिए। नोट्स तैयार करने के साथ साथ जो उसमें बड़े बड़े सेक्शंस और सब सेक्शंस हैं, उनको याद करने के लिए निमोनिक फार्मूलाज बनाइए, माइंड मैप बनाइए। और 13 तारीख के बाद, 13 नवंबर से लेकर के समझ लीजिए, या 10 नवंबर से लेकर के आप जो है नवंबर के एंड तक, मतलब पहले दिसंबर तक के पहले पहले तक उसका इतने बार रिवीजन कर लीजिए कि आपको जिस तरह सिलेबस का स्ट्रक्चर याद हो गया है, सिलेबस में कहाँ क्या है याद हो गया है, आपके 10 यूनिट्स के जो नोट्स हैं इनमें भी मोर और लेस आपको अच्छे से अंदाज़ा होने लग जाए कि कहाँ पे क्या है। ये हुआ दिसंबर की शुरुआत तक आप ये काम कर चुके हैं। अब जब ये काम आप दिसंबर की शुरुआत तक कर चुके हैं, अब दिसंबर में आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। दिसंबर में आप जैसे ही और लोग हैं उनके साथ मिल करके कुछ डिस्कशन वगैरह करके उस नोट्स में और एडिशन कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक नोट्स आपने बनाए हैं उसको कभी भी अपने दिमाग से उतरने नहीं देना। आप दिसंबर भर जो है उस नोट्स को बार बार रिवाइज़ करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जब आप जाएँ तो आपके दिमाग में फ्लैश करें आंसर्स कूद के आएँ। फला पन्ने से, फला जगह से, फला यूनिट से आंसर वो खुद ही आ जाए, आपको याद ही ना करना पड़े। इतना नोट आपको रिवाइज़ करना है, और बोर हो जाएँगे आप, मन ख़राब हो जाएगा, फिर भी रिवाइज़ करना, कोई काम नहीं है। एक ही काम आपका है कि पूरा नोट्स अच्छी तरह से रिवाइज़ करके, याद करके तैयार कर लेना है। रिटन एग्ज़ाम देना है, कॉन्फिडेंस के साथ देना है, तैयारी आपकी अच्छी है, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। आप चिंता मत करिए कि पेपर का लेवल क्या है, हाथ में पेपर आए तो परेशान मत हुई, ये तो बड़ा कठिन आ गया। आपके लिए अकेले कठिन नहीं आएगा। तैयारी अगर आपकी अच्छी है और पेपर आपको कठिन लग रहा है तो सबके लिए कठिन आएगा। आप जितना अच्छा, माइनस मार्किंग है नहीं, जितना अच्छा कर सकते हैं आप उतना अच्छा कीजिए, बाकी बाद में देखा जाएगा। रिटन आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा कर के अच्छी तरह से दे कर के आइए। दे कर के आने के बाद आप की का या किसी चीज़ का इंतज़ार मत करिए। रिटर्न हो गया, वहाँ तक की नाव ना आपको वहाँ पे उतार दिया उस जगह, उससे आ गया वो नाव किसी काम की नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। अब आप एक भी दिन बिना गंवाए, समय नहीं है अपने पास, एक भी दिन बिना गंवाए आप जो है लग जाइए इंटरव्यू की तैयारी में। कारण ये है कि रिटर्न का रिज़ल्ट आने का वेट करके जो लोग इंटरव्यू की तैयारी करते हैं वो लोग बहुत समय ख़राब कर देते हैं। और इंटरव्यू के लिए आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, आप इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार करते हैं, अपना जनरल लेवल ऊपर उठाते हैं। इंटरव्यू का एनालिसिस हम बाद में कर लेंगे, लेकिन बात पक्की है कि इंटरव्यू रिटर्न के बेसिस पे आप नहीं दे सकते। आपका बोलना अच्छा होना चाहिए, पढ़ाने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोर्ड पे आपसे काम भी कराया जाएगा वो भी होना चाहिए। काफ़ी सारे आप में गुण ऐसे होने चाहिए जो ओवरनाइट डेवलप नहीं होते हैं। तो आप रिटर्न दे कर के आने के बाद काफ़ी समय आपको मिलेगा, अच्छे से इत्मीनान से बैठ के इंटरव्यू की तैयारी आप करिए। और फाइनल सिलेक्शन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, रिटर्न में होने की बात तो कर नहीं रहे हैं, तो आपका कॉल भी आएगा, इंटरव्यू भी होगा और सब कुछ अच्छे से होगा। जहाँ जहाँ तक मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ, सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं लगातार करता रहूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, ब्लॉग भी बनाया ही हुआ है। मैं लगातार आपके साथ हूँ, आप मेहनत करते रहिए। और एज अ सीनियर आप मुझे मानिए कि मेरा पहले आपसे हो गया है, अब मैं आपको दे रहा हूँ जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा नॉलेज है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मेल आईडी भी मेरा चैनल पे जाके चेक कर लीजिए, मैं नीचे भी डाल ही दूँगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी देख लीजिए। और करना है इस माइंडसेट के साथ करिए, नेगेटिविटी आने मत दीजिए, लगे रहिए और मेहनत ईमानदारी से करते रहिए, बुद्धि लगाइए। बाकी रैंक वगैरह की बात या टॉप रैंकिंग के लिए किस तरह की तैयारी करनी है उसकी बात वेबिनार वगैरह में मैंने किया है, बाद में इस पे और काम कर लेंगे। अभी हम सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जितना मैंने आपसे कहा है, सच बता रहा हूँ, बहुत सही और नाप तौल के कहा है, तो इतना काफ़ी है। अब आप तैयारी अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।